ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक हम पहुंचे थे। पियाजे के कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में 4 स्टेज हमने देखे थे, तो उसमें से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 साल की उम्र तक में बताई गई। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एक उसके अंदर टर्म आता है। जब भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का टर्म यूज़ होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल में भी आता है या फिर कभी जवाब देने में आता है कि फॉर्मल में कौन सा आएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग, ये 2 चीज़ें हो सकती है, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो होता है खुलासा तौर पर, जो कि पहले कंक्रीट का अपोजिट जो है तो एब्स्ट्रैक्ट होता है, कि कंक्रीट मतलब ठोस या फिर जो चीज़ सामने आ रही है, खुलासे के तौर पे एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त चिंतन ये हो गया, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कि कयास आ रही, कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करना परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, जिसमें देखिए डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है। डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर फिर से दिया हुआ है। अब इसको जो है तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये हिंदी में, इंग्लिश में और उसी तरह से उर्दू में भी आता है। 3 लैंग्वेजेस में तो आ रहा ही है, फिर सीडीपी में भी आ रहा है, फिर उसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है। तो आपको एक्सपेक्टेड डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के तौर पे पूछे जाने वाले सवालात की तादाद, या तो आप कंसिडर ऐसा कर सकते हैं कि 5-6 कंपलसरी आ ही सकते हैं आपको कहीं ना कहीं से, या फिर ऐसा समझ लीजिए एटलीस्ट 2-3 आना ही है, और एक ना एक तो कम से कम आना ही है 100% डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग पर। अब इसको तीनों वे में कैसे याद रखें, जैसे कि मराठी होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है। तो उर्दू में अगर कह लिया जाए, जैसे कि डिडक्टिव, यहाँ पर डिडक्ट से लिखा हुआ है, देखिए डिडक्ट मतलब कि कम करने में आ रहा है। डिडक्ट में देखिए यहाँ पर नी है, तो निगमनात्मक, तो यहाँ पर नी से आप याद रख सकते हैं निकलने से। और जिसमें खारिज से इस्तखराजी तरीका जो है तो आप उसको याद रख सकते हैं दिमाग में रखने के लिए, दो तीनों चीज़ों को, डिडक्टिव रीजनिंग वाला टर्म। और इंडक्टिव जो होता है इंडक्टिव, तो वो इस्तखराई तरीका होता है। और निग्नात्मक का उल्टा जो है तो वो आगनात्मक, ये चीज़ हो जाएंगी उसके अंदर। तो ये टर्म उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो कि एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल, इस तरह से जो चीज़ें होती है, जिसमें क्या होता है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग का तरीका होता है, तो इंडक्टिव ये कभी कभार इसको 2-4 तरह से पूछा जाता है। ये नोन टू अननोन की तरफ होता है, मतलब हम जो जानते हैं उससे अननोन की तरफ, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होता है, जबकि डिडक्टिव इसका उल्टा होता रहेगा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट और अननोन टू नोन। और जबकि इंडक्टिव रीजनिंग बॉटम अप स्ट्रेटेजी है, तो वो टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी इस तरह से है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है तो आपको उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, जिसके अलग अलग जो है तो सब्जेक्ट्स है। इसीलिए हम सीडीपी को पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके ज़रिए जो है तो आने वाले जो 15-15 मार्क्स के पेडागोजी है, तो हमारी मतलब सिर्फ 30 मार्क्स की स्टडी नहीं हो रही है अभी, कि 15-15 मार्क्स के दूसरे पेपर्स, मतलब जो 4 है 15 मार्क्स के, तो वो 30-30 यानी कि वो 60 हो रहे हैं, और ये वाला 30, इस तरह से। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए कि अगर सिर्फ पेडागोजी में ही कोई माहिर है, जैसे कि मैथ्स की पेडागोजी हो गई पेपर 1 वाले के लिए, उसी तरह से उर्दू, हिंदी, जो भी उसकी लैंग्वेजेस है, तो ये 45 इसमें हो गए। और जो ईवीएस है उर्दू वालों के लिए, तो 45 और ये 15, तो 60 ये हो गया। और जो 30 मार्क्स का पूरा सीडीपी है, तो जिसने सिर्फ सीडीपी पढ़ लिया, तो वो भी 90 आउट ऑफ 90 का अगर टारगेट लेकर चलता है, मतलब उसको 90 अचीव कर पा रहा है, बाकी तुक्के का सपोर्ट भी अगर हमने एक मान लिया, कंसिडर कर लिया, मतलब ऐसा करना नहीं है। लेकिन जैसे कि एक बात बताई जा रही है कि इतना इम्पोर्टेंट होता है सीडीपी और पेडागोजी। और एग्जाम्पल टू रूल किस में होते हैं दोनों में से, तो वो होते हैं इंडक्टिव में। इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल होते हैं, जबकि डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल। मीन्स मतलब पहले जो है तो उसूल आएंगे, और बाद में एग्जाम्पल डिडक्टिव में, और इंडक्टिव में पहले मिसाल फिर उसूल। और उसी तरह इंडक्टिव स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होता है, और डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक। ये 5-6 टर्म है, अगर किसी को याद नहीं रहे हो तो वो वीडियो को स्टॉप करके या फिर बाद में जो रिकॉर्डिंग रहेंगी उससे 5-6 चीज़ें लिख लेना। तो अभी चूंकि ये प्याजे की तरह से, प्याजे के अकॉर्डिंग थ्योरी चल रही है, इसलिए हम इसको अलग से अभी नहीं देख रहे हैं, उसको बाद में हम देखेंगे।
तो ये 4 तरीके थे जिसको हम एक मरतबा फिर से जल्दी रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हम कल पढ़ेंगे वाइगोट्स्की के हिसाब से। तो अभी हम इसको एक मरतबा फिर से पियाजे के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से था वो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। पियाजे जो है तो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। एक्टिव कंस्ट्रक्टर उन्होंने बच्चों को कहा है, और एक्टिव कंस्ट्रक्टर यानी कि बिल्डर ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। लिटिल साइंटिस्ट होते हैं उनके अनुसार। स्कीमा जो होता है हमारा मतलब दिमागी सलाहियत, मेंटल एक स्ट्रक्चर, दिमागी ढांचा जिसको हम कह सकेंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग और पिछला नॉलेज शामिल होता है। एक्टिविटी करके बच्चे अपना जो है तो ज्ञान का और इल्म को हासिल करना जारी रखेंगे। और ये रचनावादी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है कि क्रिएटिविटी वगैरह पाई जाती है तख्लीकी टाइप में। और पियाजे के उसूल और सिद्धांत प्रिंसिपल के हिसाब से उनका मानना ये है कि बच्चे मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो 14 या 15 साल की उम्र में अच्छे से खासा उसको विकास डेवलपमेंट उसमें हो जाता है। पियाजे के हिसाब से बौद्धिक विकास जो है 4 स्टेज में बांटा गया है। ये चीज़ इसलिए अभी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल भी हो गया था टॉपिक, और इससे पहले वाली वीडियो में इसको देख लेना है। एक ये बहुत रिवीजन हो रहा है पास्ट में। तो कलेक्टिव मोनोलॉग जो होता है ये सामूहिक एकालाप जो 3 से 5 वर्ष में बताया गया था। पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूस मतलब लगातार मुसलसिल, और ये डिसकंटिन्यूस मतलब टुकड़ों में, चंक्स में, या फिर कह दिया जाए कि ये थोड़ा थोड़ा मुसलसिल ना होते हुए उसमें ठहराव है। 4 एलिमेंट है उसके: मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। मैचुरेशन मतलब जो है तो जेनेटिक की हेरिडिटी के हिसाब से ये एक मैच्योरिटी के लेवल पे सामने वाला पहुंच जाना। और एक्सपीरियंस जो है तो यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, और जो भी वो तजुर्बा करेगा, सोशल इंटरेक्शन जो सामाजिक तामुल है, और इक्विलिब्रेशन मतलब तवाजुन। तो ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। उसी तरह से प्रोसेस इक्विलिब्रेशन का जो होता है, तो इक्विलिब्रेशन का एडेप्टेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पर वो डिपेंड होता है। 2 टाइप्स है उसके, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन तो एक टर्म है, लेकिन एडेप्टेशन में 2 चीज़ें आती है। एडेप्टेशन में एसिमिलेशन एक होता है। एसिमिलेशन मतलब कोई भी हमारे पास में जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल हम हासिल कर रहे हैं तो एसिमिलेट हो गया। लेकिन अगर कोई चीज़ को दुरुस्त कर रहे हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एकोमोडेशन में आएगा, जिसको इस तरह से उसका प्रोसेस है एडेप्टेशन का। एसिमिलेशन होकर अगर वो इक्विलिब्रेशन होता है तो संतुलन तवाज़ुन बरकरार है। लेकिन न्यू सिचुएशन अगर पैदा होती है, नई स्थिति में अगर वो डिसइक्विलिब्रेट हो रहा है, संतुलन असंतुलन हो रहा है, तो वो अकोमोडेट करेगा, समायोजन यानी उसको मॉडिफाई कर लेगा। यहाँ फिर से एक बार बताया गया है कि एसिमिलेशन इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना है, और अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट, मॉडिफाई करना है। पियाजे के हिसाब से जो स्टेजेस 4 हम बात कर रहे हैं तो वह है SPCF, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स की होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और फॉर्मल जो है तो वो 11 से 15। इसमें पहली जो है एस सेंसरी मोटर, तो उसमें होती है 0 to 2 ईयर्स की। तो ये है गत्यात्मक अवस्था होती है, और इंद्रिय इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी, मतलब इसमें हैसी हरकत के तौर पे होता है ये मोटर डेवलपमेंट के तौर पर। और जन्म से ये 2 साल की एज होती है इसकी। और ऑब्जेक्ट परमानेंस का उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो बच्चे के सामने जो मौजूद रहेगा वो उसके सामने हाजिर है, और अगर वो कोई पर्दे के पीछे या फिर कहीं पर थोड़ा छुप छुप जाता है, उसके नज़र में नहीं है, आउट ऑफ साइट है, तो उसके दिमाग में भी वो ख्याल में नहीं रहेगा, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट चला गया। डिफर्ड इमिटेशन इसमें होता है कि वो नकल तो करने की कोशिश करता है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। गोभी के पकोड़े बना रहे। हेलो। अरे हाँ, सॉरी। इसमें म्यूट कर लो। सॉरी सर। हाँ, सेंसस आर टीचर्स, इसमें जो है तो सेंसस रहते हैं टीचर। मिसाल के तौर पे जो सेंसस ऑर्गन्स है 5 सेंसस, तो उस तरह से टेस्ट करना जो है तो फील वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें, जिसमें हिंग आंखों के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके हाथ, ईयर, और वो जो सोचता है आंखों से देखेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर हम कल भी लिए थे, इसको थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है फास्ट। दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज थी 2 से 7 साल की, जिसके अंदर लैक्स ऑफ लॉजिक होगा और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, जिसमें रिवर्सिबिलिटी भी नहीं रहेंगी। मतलब कैसे चीज़ें, पानी अगर बर्फ बन सकता है तो बच्चे को ये पता नहीं रहेगा कि फिर से बर्फ से वो पानी भी बन सकेगा। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, एक रास्ते से गया उसको फिर समझ में नहीं आएगा कि वापस आने का रास्ता कौन सा है। एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट होता है गैर जानदार चीज़ों को वो जानदार समझ सकता है। ये टॉय वगैरह वगैरह से खेलना करना, मतलब गुड़िया वगैरह इस चीज़ों को सही समझना, या फिर
जो ज़मीन वगैरह है उस पर मार लगने पर दरवाजे को मारना करना, ये सारी चीज़ उसमें आ सकती है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चों को लगता है कि हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही सब सोचते हैं। सिंबलिक थॉट लैंग्वेज होता है इसके अंदर, क ख शुरुआत। और लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, मतलब तहफ़्फ़ुज़ का लैक, यानी कि उसको लगता है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा उसको बता दिया गया है। लंबा अगर ग्लास है तो उसको लगेगा कि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिकदार में पानी है, हालाँकि उसी के सामने वो एक छोटे से बर्तन से उसमें डाला गया, लेकिन उसको लगेगा कि वो चूज़ बड़ा वाला ग्लास करेगा, उसको लगेगा कि उसमें ज़्यादा पानी है। और कंक्रीट ऑपरेशनल की जो 4th स्टेज है वो है, जैसे कि मतलब ठोस या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें चीज़ों के प्रति लॉजिक होने का ज्ञान होगा। अब यहाँ पर क्लासिफ़िकेशन जमात-बंदी आ जाएगी। रेक्टेंगल, स्क्वायर वाले शेप्स, सर्कल वाले कलर शेप वगैरह के आधार पर वो उसको जमात-बंदी कर पाएगा। उसी तरह से अचीव करेगा कंज़र्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ भी आ जाएगा कि जहाँ पर लैक ऑफ कंज़र्वेशन था, कि बड़ा-छोटे में फ़र्क नहीं दिख रहा था उसको, तो अब यहाँ पर उसको समझ में आ जाएगा कि दोनों चीज़ में सेम क्वांटिटी है। रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान उसको हो जाएगा, यानी कि उसको चीज़ें बर्फ़ से पानी बनना, पानी से फिर बर्फ़ बनना, ये चीज़ें उसको पता चल जाएगा कि उसमें उतना उसका सेंस बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बढ़ते-घटते क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो तरतीबवार रख सकता है चीज़ों को, यानी कि चढ़ती तरतीब, उतरती तरतीब में, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे में वो रख सकेगा। और डिसेंट्रेशन मतलब उसको लग सकता है कि सबके ख़यालात अलग-अलग हो सकते हैं, तो उसको याद रखने की सीसीएस ट्रिक है। मतलब कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये ट्रिक से उसको याद रखा जा सकता है, जिसके अंदर जमात-बंदी, सिलसिला-बंदी और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। उसी तरह से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो थी वो 11 से 15 साल के बच्चों का इसमें आएगा, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि खुलासा तौर पर और कॉन्सेप्ट को समझना, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि कोई कयास आरई लगाना, कोई चीज़ का अनुमान लगाना, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक जैसे कि हमने डिडक्टिव का अभी एक्सप्लेन किया था जब क्लास चालू हुई थी। इंडक्टिव और डिडक्टिव 2 चीज़ें अलग होती है, तो इंडक्टिव जो था और डिडक्टिव, तो उस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। रूल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू रूल बहुत बार आता है और हर लैंग्वेजेस का ये पार्ट होता है, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में आते ही है, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। अब उसके बाद है वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की का सोशल कल्चरल जो अप्रोच है, तो यहाँ पर वाइगोट्स्की जब भी टर्म आता है दिमाग में यही रखना है याद कि वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल जब भी टर्म आता है ज़्यादातर रिलेट होता है वाइगोट्स्की से। प्राइवेट स्पीच होता है, सेल्फ रेगुलेशन, ये चीज़ें आती है वाइगोट्स्की से जुड़ी हुई। एक रूसी मनोवैज्ञानिक ये थे, ये कौन से थे, मतलब पियाजे जो थे तो स्विस के थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट, और ये थे रूस के, वाइगोट्स्की रूस। और उसी तरह से ये एक सामाजिक संरचनावादी थे, मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित इनके विचार थे। सामाजिक सहजनवाद का जनक बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। और वाइगोट्स्की के हिसाब से बताया गया है कि किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। मतलब उन्होंने बताया कि उसको समाजी एक उसको माहौल मिलना चाहिए, तभी कोई बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। ये कह रहे हैं वाइगोट्स्की कि उसको जब तक कोई माहौल नहीं मिलेगा समाज का, तो समाज के माहौल के बगैर में वो उसकी डेवलपमेंट पूरी तौर पर मुकम्मिल नहीं है। उसी तरह से आगे चलकर सीडीपी में ये भी आते हैं कि प्राइमरी जो एजेंट होते हैं और सेकेंडरी एजेंट क्या होते हैं सोशलाइजेशन के, तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी 100% आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। और वाइगोट्स्की का भी 100% आता ही है, एक नया क्वेश्चन तो आपको आएगा ही। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आने की इसमें संभावना होती है, और बहुत ज़्यादा ही डाल ली जाए तो 5-7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं पूरे पेपर में, सारे अलग-अलग पेपर्स को मिलाकर। तो वाइगोट्स्की को बहुत हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, सामूहिक प्रक्रिया, मतलब इसमें ग्रुप की बहुत ज़्यादा बात की गई। ग्रुप वे में, जमात पर और मिलकर पढ़ने में, ये सारी चीज़ों पे ग्रुप लर्निंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो जब भी कोलैबोरेटिव, रेसिप्रोकल और उसी तरह से मिलकर पढ़ने में, पीयर ग्रुप, साथियों का, जब भी ग्रुप लर्निंग की बात आती है तो वो भी टर्म जुड़ा होता है वाइगोट्स्की से। बच्चे सामाजिक समाजी तौर पर अंतक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। वाइगोट्स्की के हिसाब से विकास, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब एक कंटिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इनके तौर पे उन्होंने बताई गई कि ये डेवलपमेंट की प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है। और एक डेवलपमेंट एक
सामाजिक ऐसी प्रक्रिया भी है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है और सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के जरिए पॉसिबल है, उनके जरिए वो कहा गया कि जो इल्म मतलब डेवलपमेंट को जो जानेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जो होगा तो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड है, इंटरलिंक्ड है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। ये उन्होंने बताया। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या है? आंतरिकरण की प्रक्रिया, मतलब अंदरूनी तौर पर जो प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन है। तो वाइगोट्स्की के 3 महत्वपूर्ण इसके अंदर पहलू है। कितने हैं? 3 है। SCL से आप याद रख सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 चीज़ों के आधार पर उन्होंने बताया कि 3 इसके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही अहमियत के हामिल जो है तो ये पहलू है। पहला है कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक तामुल। लैंग्वेज, जिसमें आपकी ज़ुबान एक अच्छा किरदार अदा करती है इसके अंदर, कि वहाँ की जो ज़ुबान होगी, वहाँ की बोली, तो उसी के ज़रिए तो समाजी तामुल मुमकिन होगा। और वहाँ का कल्चर। तो वाइगोट्स्की का मानना ये है कि भाषा का जो डेवलपमेंट है, विकास, सामाजिक अंतक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए, कोई एक इंडिविजुअल के लिए, कोई इंसान के लिए सबसे बड़ा एक यंत्र है, मतलब एक हथियार है। इसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। किसका? भाषा, मतलब लैंग्वेज होंगी तभी तो बात कर पाएँगे। तो वो ज्ञान का सृजन करते, मतलब लैंग्वेज एक टूल बताया गया है। लैंग्वेज को क्या कहा गया? एक टूल, टूल की तरह बताया गया है। उसी तरह से कुछ अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मतलब वाइगोट्स्की तो आता ही आता है, उसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है सवाल। ये भी ज़्यादातर 3 क्वेश्चन उसके ऊपर आते ही है हर किसी को, और मिनिमम अगर कंसिडर भी कर लिया जाए कि बिल्कुल भी कम से कम पकड़ लिया जाए, तो एक क्वेश्चन 100% आपको आएगा ही, जिसमें ये रहता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कभी उसको वो ZPD कहकर पुकार लेगा, कभी जो है तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पूरा लिख देगा, कभी यहाँ पर MKO बता देगा, जिसको कहा जाएगा कि मोर नॉलेजेबल देन अदर। और स्कैप फोल्डिंग, ये टर्म बहुत यूज होता है, जिसके अंदर जो है तो स्कैप फोल्डिंग, मतलब किसी को बिल्कुल भी नए से पढ़ लिया जाए तो वो समझेगा कि शायद अपने स्कार्फ की घड़ी करके रखना है, कि स्कार्फ को फोल्ड करो और बाजू रखो। तो वैसा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। स्कैप फोल्डिंग मतलब रहेगा कि टेम्पररी हेल्प, कि जो मतलब टेम्पररी तौर पर सामने वाले को मदद मिलेंगी, थोड़ा सा हिंट, क्यूज एंड क्लूज, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं, यानी पूरी तौर पर सॉल्व नहीं की गई, थोड़ा सा उसका सपोर्ट लग रहा है, हाथ लग रहा है। मिसाल लीजिए आए कि अगर कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाते वक्त में पीछे से पेरेंट्स ने पकड़ के रखा है कि कहीं गिर ना जाए, तो वो एक स्कैप फोल्डिंग पहले मिल रही है, वो एक सपोर्ट मिल रहा है, टेम्पररी हेल्प जिसको कहा जाएगा, जिसमें पेरेंट्स खुद साइकिल चला कर नहीं दे रहे बच्चे को, तो वो एक टेम्पररी हेल्प कर रहे हैं, जो कि थोड़ी देर के बाद में वो सेल्फ डिपेंडेंट वो चला पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या था कि उसका भी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब उसकी खुद की कैपेसिटी भी होना चाहिए चलाने की। उसको जो है तो वो अगर हैंडीकैप है, या फिर वो चला नहीं पा रहा है, या फिर बैलेंस उसका बिगड़ रहा है, उसको बैठना ही नहीं आ रहा धीरे से, तो फिर वो आगे मतलब आगे जा ही नहीं पाएगा। तो उसके अंदर भी एक एबिलिटी खुद की होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बंदा क्या कर सकता है। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं उसको, संभावित विकास का क्षेत्र, कि क्या संभव है और क्या मुमकिन है, मुमकिन टर्मिनोलॉजी, के सामने वाला क्या कर सकता है, यानी उसके अंदर उतनी एबिलिटी है या नहीं कि कोई चीज़ कर पाने की। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग सीटेट अगर क्वालिफाई होना चाह रहे हैं, तो अब ये जो क्लासेस वगैरह है, तो क्लासेस इस तरह से नहीं है कि आपका पेपर हम जाकर सॉल्व करके आने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर खुद से पहले तो पोटेंशियल है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए। तो आपके अंदर है कि आप खुद से भी कुछ चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मोर नॉलेजेबल देन अदर है, जिसको हम कह देंगे कि MKO। जो पेरेंट्स है उसको भी हम यहाँ रख सकते हैं, जो साइकिल को सपोर्ट कर रहा है। तो एनीबडी हो सकता है। कौन हो सकता है? ये टीचर ही ज़रूरी नहीं है, पेरेंट्स ही ज़रूरी नहीं है, फ्रेंड भी हो सकता है। ऐसा इंसान कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, जो कि जिसको उस हुनर के बारे में, या फिर वो नोस मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक एक्सपर्ट जिसको कह लिया जाए। जैसे अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का एक्सपर्ट, कहीं पर गए, गैरेज है गैरेज का एक्सपर्ट है, और वकील है तो वकालत का एक्सपर्ट, मतलब जो भी चीज़ रहेंगी एक्सपर्ट होना उसके लिए शर्त है कि उसको उसके अंदर में थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस, तजुर्बा, और उसके बारे में मोर नॉलेज होना चाहिए अदर। तो ज़रूरी नहीं है एनीबडी, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है जिसको थोड़ी ज़्यादा मालूमात है, या फिर सारी चीज़ें उससे भी सीखा जा सकता है। और स्कैप फोल्डिंग जो कि आपको एक टेम्पररी हेल्प के तौर पर, तो तीनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो ये है
किसका, लिव वाइगोट्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और उसका एक स्ट्रक्चर कि किस तरह से होता है। तो करने की, खुद की करने की कैपेसिटी जो कि मुंसलिक है, इंटरलिंक्ड है और जुड़ी हुई है मुंसलिक स्कैफोल्डिंग के जरिए, जो कि टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करता है। और ऐसा बंदा जो प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पर रख दिया गया। सपोज यहाँ पेरेंट्स है, यहाँ बच्चा जो साइकिल चला रहा है और उसके अंदर कैपेसिटी कि वो चला सकता है, लेकिन उसको अभी चाहिए हेल्प। तो तीनों चीज़ें मिलकर वो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, जिसको हम आगे देखेंगे ये वाले डायग्राम में कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक मरतबा अच्छे से समझेंगे। ये रख दिया गया, स्टफ लर्नर्स कैन डू, कि जो सामने वाला कर सकता है, उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत, कि जो भी वो चीज़ कर सकता है तो वो इसके अंदर आ गई। उसके बाद स्टफ लर्नर कैन डू विथ सपोर्ट, फिर सपोर्ट के तौर पे कितना चल कर पाता है। अब सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जो है तो मतलब उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसा होता है कि उसको प्लास्टर वगैरह कर देते हैं। बाद में जो है तो डॉक्टर खुद कह देते हैं, उसको लिख कर देते हैं कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को वो कांटेक्ट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि अब उसकी क्षमता, मतलब ठीक तो हो गया, उसका प्लास्टर वगैरह खुल गया, अब जो है तो उसको डायरेक्टली वो हाथ मूव नहीं कर सकता, उसको डर लगा होता है घर वालों को भी कि कहीं गलत ना हो जाए। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको कोई सी एक्सरसाइज वगैरह बताता है, थोड़ा सपोर्ट करता है। कभी कभार उसको बेल्ट दिया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी मदद से वो हाथों को मूव कर पाता है। तो वो हो गया उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सपोर्ट के साथ जो चीज़ कर पा रहा है। और उसके बाद में बी जो हो गया, स्टफ लर्नर्स कांट डू इवन विथ सपोर्ट, लेकिन अगर उसको बीच का ये गैप एक ब्रिज के तौर पर ये नहीं मिला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सपोज अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला, अगर कोई गाड़ी सीख रहा है या फिर साइकिल सीख रहा है, तो ठीक है, चलो ठीक है, वो गिरते पड़ते में सीख भी ले, बहुत कम चीज़ हो सकती है खुद से करने का, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से वो डायरेक्टली वो नहीं कर पाए, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल भी परफेक्टली डायरेक्ट पहली बार ही सिर्फ गाड़ी पर बैठा और जो है तो परफेक्टली चला रहा है, या फिर बिल्कुल मतलब मरीज़ वहाँ से आ गया, रिहैबिलिटेशन वगैरह उसको दिया जाता है, थोड़ा सपोर्ट, चलने का सहारा वगैरह, तो बिल्कुल भी डायरेक्टली वो डायरेक्ट चलना सीख गया, डायरेक्टली आते साथ ही भागना शुरू किया। तो वैसा नहीं है, तो ये चीज़ ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। तो इसके अंदर ये ब्रिज के तौर पे काम आ रहा है, जो जेडपीडी ए और बी के लर्नर खुद क्या कर सकता है और बिना सपोर्ट के वो नहीं कर पाएगा, वो बी हो गया। जेडपीडी क्या है, डिफरेंस है, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ और विथ सपोर्ट, यहाँ पर बताया गया। और एक एग्जांपल है एम के ओ की, यहाँ पर ये पेरेंट जो है तो एम के हो गए, मोर नॉलेजेबल देन अदर, स्कैफोल्डिंग जो उन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है, और जेडपीटी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसकी खुद की भी क्षमता है कि उसने बैलेंस बराबर से बनाए रखा है अभी, लेकिन बिगड़ ना जाए, थोड़ा सा टेढ़ा क्रॉस जा रहा है तो वो थोड़ी कोशिश करते आगे जा रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत हट गई तो अब वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ पाएंगे आगे। ये चीज़ है। तो यहाँ फादर स्कैफोल्डिंग साइकिल पकड़ना और बालक की मदद करने पर सीखने का दायरा। भाषा के 3 रूप यहाँ पर बताए गए हैं वाइगोट्स्की के अनुसार। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लैंग्वेजेस पर नहीं चले गए, लेकिन ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज आपकी उर्दू और हिंदी वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये वाइगोट्स्की वाली लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज में भी आती है। तो ये है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच मतलब होता है सामाजिक जो स्पीच होती है, मतलब समाजी तौर पर जो बातचीत होंगी, या फिर सोशल स्पीच जिसे कहा गया। 2+ वर्ष उम्र के तौर पर यहाँ पर इसको रख दिया गया। उदाहरण, दुनिया में बात करना, मतलब एक दुनिया में जब बच्चा 0 to 2 से बैबलिंग वगैरह जो चीज़ें उसमें बताई गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप अलग से पढ़ के रखिए, डीएड बीएड में जिन्होंने पढ़ के रखा है, कि मतलब पहले जब वो बबला, मतलब माँ करता है, म निकालता है आवाज़, तो उसको बैबलिंग वगैरह जो चीज़ें रखी गई है। उसी तरह से लिखने के भी चीज़ें इसमें आती है सीडीपी में, जैसे कि स्क्रबलिंग वगैरह, लिखते वक्त में उसके नाम, जिसको हम बाद में देखेंगे और फुर्सत से। तो अब यहाँ पर 2 साल के ऊपर जब वो बच्चा बात करना चालू कर रहा है तो उसको सोशल स्पीच का पार्ट वो बन गया। उसके बाद प्राइवेट स्पीच होती है कि 3 साल की उम्र के बाद में, मतलब बोल बोल कर खुद से बातें करना। यानी कि अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब एक जो सीडीपी का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फला जो है तो एक बच्ची है, वो जो है तो इस तरह करते करते उससे मतलब बातें कर रही है कि चलो ठीक है मैं इसको अप्रोच कर देती हूँ, या फिर चलो ठीक है ये मैंने अभी आस्तीन कर ली हूँ, अब उसके बाद में मैं ये कर रही हूँ, ऐसा अगर कहती है तो इसमें से क्या है। तो उसमें ऐसे ऑप्शन दे देता है, या तो उसको कुछ आमिल की ज़रूरत है, या फिर उसको जिन भूत बिगला मतलब लगा हुआ है, या फिर उसके इसलिए कर रही है कि उसके माँ को बोलने की आदत थी, इस वजह से उसके अंदर वो हैबिट आ गई, या फिर वो प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे भी क्वेश्चन कुछ डाल लेते हैं उसके अंदर वो। तो मतलब ऐसा जिन भूत का तो नहीं डालते, थोड़ा एक्स्ट्रा था समझने के लिए।
तो लेकिन उसका जवाब ये है कि प्राइवेट स्पीच मतलब ऐसे कोई चीज़ें जो हम सेल्फ रेगुलेट करने के लिए खुद को बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि अगर कोई चीज़ सीख रहा है या फिर पढ़ रहा है, तो कह रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा और। ऐसे चलते चलते में अगर कोई बातें कर रहा है प्राइवेट स्पीच, और हो सकता है कि लेडीज़ को भी आदत हो, चलो अब बर्तन धो लिया, अब कपड़े धोने की बारी है, ऐसा खुद से अगर वो बोल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ बता रहे हैं, तो ये प्राइवेट स्पीच और खुद से बातें करना है, ये प्राइवेट स्पीच के अंदर आ रहा है, बोल बोल कर खुद से बातें करना। उसके अलावा एक साइलेंट इनर स्पीच भी होती है। साइलेंट इनर स्पीच मतलब वो जो अंदरूनी तौर पे जो एक आवाज़ आती है, 7 प्लस वर्ड्स के ऊपर में यहाँ पर उसको रखा गया कि मन ही मन में बातें करना। कि सोच लिया है कि अरे अब जो है तो 2 महीने रह गए और जो है तो अब 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, अब क्या करना है, सीडीपी तो चल रहा है, अब जो है तो हिंदी क्या करना है, ऐसे मतलब कुछ चीज़ें आ रही है साइलेंट इनर स्पीच में, आप बातें कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली उजागर नहीं हो पा रही या फिर बोलने में नहीं आ पा रही, जो मन ही मन में बातें हो रही है। तो 3 तरह के रूप जो है तो भाषा की यहाँ पर रखे गए। और सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म की अगर बात करें, तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे की संभावित विकास होता है उसको कहा गया। और मोर नॉलेजेबल देन अदर, कोई छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है जिसके अंदर नॉलेज है, वो नॉलेज पहुँचा रहा है, उसको कुछ तजुर्बा है, तो मोर नॉलेजेबल देन अदर है। लेकिन नीम हकीम खतरे जान वाला केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प। टेम्पररी हेल्प मतलब जो है तो टेम्पररी क्षणिक मदद है, जब तक ये जारी रहेंगी तब तक हम वो खुद को काम करने लगे। मतलब ये स्कैफोल्डिंग यानी सपोर्ट की कब तक ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर सीटेड है, थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, फिर सपोर्ट से पढ़ रहे हैं, कब तक, लेकिन जब तक वो क्रैक ना कर पाए। जैसे ही हो गया, तो फिर वो उसके अंदर ऑटोमेटिक ये सारे नॉलेजेस आ जाएँगी। या फिर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो सपोर्ट की ज़रूरत है। टेम्पररी हेल्प होती है स्कैफोल्डिंग, जिसको टेम्पररी हेल्प कहा गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म, सम नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट में हम इसको रख देंगे कि वाइगोट्स्की का जब भी टर्म आता है, तो ऑप्शन या फिर ऑप्शन के अंदर या फिर सवाल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आ गए तो वाइगोट्स्की हो गया। असिस्टिव लर्निंग, हेल्प मिल गई तो वाइगोट्स्की हो गया। पीयर ट्यूटरिंग, पीयर मतलब होते हैं साथी, साथियों के साथ मिलजुल कर पढ़ना, तो वाइगोट्स्की हो गया, क्योंकि ग्रुप में काम करने को कहता है वाइगोट्स्की। और उसी तरह कोऑपरेटिव लर्निंग, मदद करने का दायरा भी चला गया वाइगोट्स्की में। रेसिप्रोकल टीचिंग आ गया तो वो भी आ गया वाइगोट्स्की में। या तो सवाल में है या तो जो है तो ऑप्शन में है। तो आपका इस तरह से ये 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं, जिसमें आपके सामने ही पूरे टर्म्स है। और उसी तरह से अभी जो बात की गई प्राइवेट स्पीच की, उसी तरह सोशल की, सोशल वाला, और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यानी प्राइवेट स्पीच का ही पार्ट है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन होता है मतलब खुद को नियंत्रित करना प्राइवेट स्पीच के थ्रू में। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ रही है। और उसके बाद में अगला टर्म की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कि कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम मतलब बाद में ये पूरे टर्म्स कोलबर्ग के ऊपर ये सारे थेरीज को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए सारे हैं, हालांकि इसको तो हम पहले ले चुके हैं, लेकिन अभी इसमें देखते हैं, इसमें कवर करने की इसको कोशिश करते हैं, ताकि उसके लिए कल तक का इंतज़ार ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारे पिछली वाली जो वीडियो थी और पिछला जो टॉपिक था उसमें कवर हमने किया था। कोलबर्ग जो थे, थ्योरी ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, वो ये था कि इन्होंने अपने प्रयोग में पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पुरुषों के लिए, मतलब सिर्फ मेल्स के लिए, मेल पर्सपेक्टिव पर ये डिपेंड था, इसलिए ही जेंडर बायस का भी ये शिकार बनी थी, और इसको जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। कैरोल गिलिगन जो कोलबर्ग की ही एक शागिर्दा थी, उनकी छात्रा थी। सिर्फ 10 मिनट का हम ये एक आगे लेंगे टॉपिक। उन्होंने, उसका मानना ये था कि थेरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब नारीवादी नैतिक का ध्यान नहीं रखती, मतलब उसमें मिसालें सारी मर्दों की है, एग्जाम्पल सारी चीज़ें वो रखी हुई है, तो इसमें फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव का ध्यान नहीं रखती है। सही गलत को पहचानना नैतिक कहलाता है। नैतिक क्या है? निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट था, कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा था कि आप फैसला कैसे करेंगे सही और गलत का। तो नैतिक तर्क एक मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग, जो सोच का इस्तेमाल होगा, उसको हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क क्या होता है कि दुविधा वाली सिचुएशन जब आती है कि ये करूँ या ये करूँ, मतलब अब बहुत सारे, अगर बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घर में मतलब ये सुन रहे हैं, मतलब जैसे कि क्लासेस,
तो ऐसा भी होता है कभी कभार कि उनके हस्बैंड बैठे हैं तो कभी कभार उनके लिए भी ये दुविधा हो जाती है, मोरल डिलेमा, जिसको क्या कह दिया जाए। अभी जो चल रहा था कि दुविधा वाली सिचुएशन, कि कभी वाइफ का मानूं या मदर का मानूं, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि ऐसा करूंगा तो माँ पहले, ऐसा करूंगा तो बीवी नाराज, मतलब ऐसी चीजें भी आ जाती है उनके लिए भी। तो दुविधा वाली सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, नैतिक कहलाता है, मतलब मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल उसूल, तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। मतलब जो कोलबर्ग थे, उनकी ये जो थ्योरी थी, तो जीन पियाजे से वो उनके बेस पर उन्होंने रखा था, उससे इंस्पायर्ड थी उनकी थ्योरी, जिसके ऊपर उन्होंने इसको रखकर पेश किया था। कोलबर्ग ने अलग अलग प्रयोगों के बाद में ये बताया कि अगर इंडिविजुअल में नैतिक विकास बहुत ही अच्छे मुख्य स्तरों को होकर गुजरता है, और हर स्तर की, मतलब जो लेवल्स है, उसके दो दो, मतलब जो अलग अलग स्टेजेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर लेवल वन जो है, तो वो ये है कि प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको पूर्व परंपरागत जो है, तो हिंदी मराठी में हम कह सकेंगे, तो ये होती है 4 से 10 साल तक की। 4 से 10 साल में उसके दो चरण, दो स्टेजेस उसको रखे गए, जो कि ये है स्टेज 1 और 2, कि जिसके अंदर पहला स्टेज है कि ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, कि आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, कि अगर बच्चे को मतलब ऐसे सिखाया जाए कि अच्छा काम करने पर उसको जो है तो इनाम मिलेगा, और बुरा काम या फिर कुछ पेरेंट्स के अलग करेंगे तो उसको एक पड़ेगा थप्पड़ और झापड़। तो ये पनिशमेंट ओरिएंटेशन में आ गया, तो ओबिडेंस इताअत और फर्माबरदारी, और पनिशमेंट जो है तो उसको सज़ा के हिसाब से ओरिएंटेशन के अंडर में, ये पहला जो है तो स्टेज है। उसी तरह से इसमें स्टेज 2 जो है, इसमें होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनियमत, नियमित अभिविन्यास, मतलब टिट फॉर टैट, यानी कि अगर इसने जैसे का तैसा, मतलब अगर इसने शादी में लिफाफा दिया था तो उसको भी देंगे, उसने 200 दिया था तो इसको भी 200 देंगे, और इफ्तारी आई है तो इफ्तारी के बदले में उसको इफ्तारी दे देंगे। और उसी तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब इसमें एक चीज़ इसी तरह से, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना, लेकिन जैसा अक्सर जो लोग करते हैं उस तरह से बात की जा रही है कि इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज पर्सन रिवार्ड ओरिएंटेशन, कि माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। अगर तुम मेरे साथ में अच्छा बर्ताव करोगे, मुझे साथ अच्छा रहोगे, तो मैं भी तुम्हें उसके बदले में मतलब अच्छा ही बर्ताव करूँगा। और उसी तरह से अगर कोई मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कभी ये जो है तो दावत दे रहा है, तो उसके बाद उसने दावत दिया, फिर उसको ये गया उसके शादी में, तो उसको बुरा लगा कि वो बोलेगा कि ये नहीं आया था, या ऐसे कुछ उसको बुलाना है, फला फला चीज़ें। तो ये इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन में आएगा, जो कि मतलब इनफरादी और एक्सचेंज के अंदर आ रहा है, टिट फॉर टैट पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन वाला भी, जिसके अंदर पर्सनल वे में रखा जा रहा है कि खुद के एक मतलब मफाद इसमें एक जुड़ा होता है, कि म्यूचुअल एक्सचेंज। पारंपरिक जो कन्वेंशनल लेवल है, इसके अंदर कन्वेंशनल लेवल की अब बात चल रही है। ये वाले कौन से थे, दो स्टेजेस खत्म हो गए पहले, जो कि थे प्री कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं, 10 से 13 साल की एज में है। पहले के कौन से थे, एक पहला तो था 4 से 10 साल, 4 से 10 हो गया। और उसके बाद में स्टेज 2 में जब ये लेवल 2 जब आ गई, तब 10 के ऊपर 10 से 3 साल बढ़ाना है। पहले 4 से 10 था, 6 इंक्रीमेंट हुआ, अब 3, 10 से 13 साल की उम्र। दो इसके लेवल, दो स्टेजेस होते हैं। उसमें होता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और हाँ, इसको ये कहना है कि अभी जो एग्जाम्स में आता है, तो टिट फॉर टैट या एक्सचेंज और इंडिविजुअल एक्सचेंज के अलावा अभी इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट पर्पस रिवार्ड के तौर पर वो अभी बदल गया है। तो ये इस तरह से पूछा जा रहा है अब इसके अंदर गुड बॉय गुड गर्ल का जो ओरिएंटेशन है, कि मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जुड़ी हुई है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, जिसके अंदर ऑनेस्टी होगा, एक ईमानदारी, अप्रूवल रहेगा, प्रेज रहेगा, मतलब उसके कोई तारीफ कर दी गई, रिपोर्ट कार्ड हो गया, उसको A+ मिला, तो ये चीज़ें क्या हो गई इसके लिए, कि मतलब एक अच्छी लड़की है, ये गुड बॉय है गुड गर्ल है, इस तरह से उसके अंदर ऑनेस्टी का पैशन है, अप्रूवल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आ जाएंगी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के अंदर। सामने वाला उसको एक अचीवमेंट को उस दायरे में रखेगा। और उसके बाद में चौथा स्टेज, जिसको कहते हैं कानून और व्यवस्था अभी
विन्यास प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून और ऑर्डर का मतलब फर्माबरदारी करना, रूल्स और रूल्स है, दे कांट बी ब्रोकन, कि रूल तो रूल है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। मिसाल के तौर पे चंपा चौक और उसी तरह से दिल्ली गेट के सिग्नल पर अगर खड़े हो गए तो कोई सोचेगा कि चलो ठीक है, कहाँ पर पुलिस वाला है तो रुको, नहीं है तो चला जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसा सोच सकता है बहुत सेंसिटिव वे में कि रूल तो रूल है, अगर रेड सिग्नल है तो भले मैं बेवकूफ़ लोग कहे मैं खड़ा रहूँगा, या फिर कह दिया जाए कि वो पाबंदी कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे रूल्स तो रूल है, मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिग्नल कभी कभार जैम हो जाता है, तो वो बराबर देख लीजिए, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खड़े ही रह जाए। तो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर इसमें बात आती है कि आप उसको जो गवर्नमेंट के रूल और जो मतलब सोसाइटी के रूल तो बाद में आते हैं अगले पॉइंट में, जो पोस्ट में आएगा, ये दो चीज़ों में सामने वाला हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर दो बार रख दिया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर में वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा लॉ कौन से स्टेज में पड़ेगा। और इत्तेफाक की बात ये है कि दोनों अगर एक जगह होते तो याद भी रह जाते, लेकिन दोनों अलग अलग जगह है। मिसाल के तौर पे जो सिर्फ कन्वेंशनल लेवल में लॉ एंड ऑर्डर को रखा गया फोर्थ स्टेज पर मेंटेन करना, जिसमें ट्रैफिक के नियम वगैरह और गवर्नमेंट के रूल आप ऐसा कंसिडर कर लीजिए, स्टेट के रूल गवर्नमेंट के रूल। लेकिन अब पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है उसके अंदर 13 एंड अबव के ऊपर ये रखा गया है। और इसके अंदर दो स्टेजेस है, जिसके अंदर अब ये जो लॉ और रूल आ रहा है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट के ऊपर आ रहा है। और कभी कभार सोशल लॉ एंड ऑर्डर भी इसको नाम दे दिया जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ये डिपेंड होता है कि एक मुआहदा होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ओरिएंटेशन और इंडिविजुअल फाइट्स की। जैसे अगर करप्शन है, करप्शन के खिलाफ में मतलब जंग, तो ये कैसे आलमी लेवल पर ये चीज़ हो जा रही है। उसी तरह से कोई, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ इमेजेस में बताया रहा है कि फियर हैज़ नो प्लेस इन स्कूल, कि डर की कोई जगह नहीं होना चाहिए स्कूल में, थॉट्स फेयर डोंट सेव लाइव्स, गन फ्रॉम ऑल विल बी। तो ये कुछ टेररिस्ट के खिलाफ में, या फिर पढ़ने को लेकर, कोई चीज़ को लेकर, रिश्वत को लेकर, कोई चीज़ में ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इंडिविजुअल फाइट के इनफरादी तौर पर भी वो अपने लिए भी लड़ सकता है अपने हक के लिए। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो बनाए हुए रूल्स और दायरे कि मतलब करप्शन नहीं लेंगे, वो चाहे वो टेबल के ऊपर से हो या टेबल के नीचे से हो, तो ना मतलब अब इसमें क्या कहे कि मतलब एजुकेशन ही ऐसा पार्ट बन गया है कि एजुकेशन में बिना मतलब लाखों रुपए दिए ना सीट लग रही है। मतलब कैंडिडेट खुद जो सीटेड कर रहे हैं वो भी लेकर खड़े हुए हैं, और संस्था चालक भी जो है तो बगैर पैसे लिए कि सीट देने रेडी नहीं है, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे के खिलाफ में मतलब ऐसे धरने वगैरह और उनको एक्सपोज किए जा सकते हैं। तो उसके लिए मतलब बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं जो ये चीज़ करते हैं, ऐसा उन्होंने भी बताए थे। तो ये फोर्थ जो सिक्स स्टेज है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि पूरे आलमी लेवल पर सैद्धांतिक अंत चैतनिक सार्वभाविक नैतिक प्रमुख अभिविनाश, मतलब जैसे कि गांधी जी का था, ये मंडेला वगैरह उनकी फोटो दी हुई है कि उन्होंने हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो बिल्कुल अभी 1 मिनट में मीटिंग बिल्कुल खत्म होने वाली है, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं कि हाइंस की दुविधा जो थी उसके ऊपर अब उन्होंने ये चीज़ें हो गई। अब सवाल जो पूछे थे वो हम देखेंगे कल के हमारे इस लेक्चर में। तो हाइंस डिलेमा का क्या कॉन्सेप्ट था और उसके बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में रखा जाएगा। तो वो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि हाइंस डिलेमा, हाइंस की दुविधा, कि वो हाइंस ने पत्नी को बचाने के लिए ये किया तो ये सही था या गलत था। इतना सिर्फ कोलबर्ग का था, जिसको हमने पहले वीडियो में बना चुके हैं, वो देख कर आइए। उसके बाद हम डायरेक्टली उसको यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं क्रिटिज्म से।